तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ ऑनलाइन। तो गाइज अभी अभी सुबह के 5:50 हो रहा है और हम अभी रिकॉर्डिंग करेंगे तो 7 बजे फिर अपलोड करेंगे। तो गाइज आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं डेली। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी का आप टेंशन एकदम फ्री हो जाइए, क्योंकि बायोलॉजी हमारी जिम्मेदारी है। बायोलॉजी हम पूरा कंप्लीट कराएंगे 12th का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है, इसमें जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग कोऑपरेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज कल तो हम लोग इधर पढ़े थे, आज फिर पढ़ते हैं। ये सब तो कल पढ़ लिए थे, ये भी कल हो गया था। यहाँ तक हो गया था, आई थिंक इधर हो गया था, इधर भी हो गया था। यहाँ से होगा, यहाँ से होगा आज, क्योंकि लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। फिर आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज पिछला लेक्चर में 3 सेल स्टेज तक कंप्लीट किए थे और आज pollen grain of many species cause severe allergic and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. देखिए, पॉलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिशनल भी होता है और बहुत सारे लोगों के लिए वो एलर्जी कॉज भी करता है। जैसे एक होता है पार्थेनियम ग्रास, जिससे पॉलन जिससे एलर्जी होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज जो होता है, जिसके जो पॉलन ग्रेन होता है उससे कुछ लोगों को एलर्जी कॉज भी होता है, जिससे डिसऑर्डर होता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट मे बी mention that Parthenium or carrot grass that came into India as contaminated with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. पार्थेनियम जो है, जैसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इकोलॉजी में भी इसके बारे में पढ़ना है कि पार्थेनियम क्या है। नेटिव प्लांट है, नॉट है, इम्पोर्टेड प्लांट है। इम्पोर्टेड मीन्स किसी दूसरे देश से आया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, पार्थेनियम ग्रास और कैरोट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेटेड विथ इम्पोर्टेड वीट। जब हमारे देश में क्राइसिस था, उस टाइम किसी दूसरे देश से जब वीट आया था, तो उसमें पार्थेनियम का जो बीज है वो उसी के साथ इंपोर्ट हो गया था इंडिया। जिस तरह वाटर हयासिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो ये सब जो प्लांट है, वाटर हयासिंथ भी इम्पोर्टेड प्लांट है, जो कि जब कोलकाता में राजशाही था, तो राजा लोग उसे लाया था खूबसूरती के लिए। उसे ये नहीं पता था कि ये बहुत ही डोमिनेटेड प्लांट है। इसे जब कोलकाता में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये पूरा जो पॉन्ड होता है उसको कैप्चर कर लिया और अदर प्लांट एंड अदर एनिमल को
इससे खतरा होने लगा, क्योंकि ये जिस पॉन्ड में होता था उस पॉन्ड को पूरे तरह से कैप्चर कर लेता था, और उसके उसके पानी से, उसके पानी में जितना ऑक्सीजन होता था उसको सब एब्जॉर्ब कर लेता था वाटर हायासिन, जिससे मछली जो है मछली का डेथ हो जाता था। और बंगाल में मछली पालन एक खेती का जैसा एक खेत का जैसा होता है, जिससे आप लोग को कहीं भी जाइएगा बंगाल में, तो लोकल इलाका में भी जाइएगा तो आपको पॉन्ड वहाँ एकदम बहुत सारा पॉन्ड मिलेगा, क्योंकि वहाँ मछली भाते खाबो इस तरह का वहाँ पे मतलब कल्चर है। जैसे साउथ में आप जाइएगा तो इडली डोसा हो गया, मुंबई में जाएगा तो बड़ा पाव हो गया, बिहार में आएगा लिट्टी चोखा हो गया। इसी तरह कोलकाता में मछली भात जो है बहुत ही फेमस डिश है। ओके, तो ये सब जो वाटर हायासिंथ हो गया, पार्थेनियम हो गया, ये सब क्या इम्पोर्टेड प्लांट है, नॉट नेटिव प्लांट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, पोलन ग्रेन जो है रिच न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है पोलन ग्रेन में। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। ये फैशन बन गया है कि इस समय ये फैशन बन गया है कि लोग इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करता है। जिस तरह हम लोग ग्लूकोज को यूज करते हैं, उसी तरह लोग जो है जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इसका कंजप्शन करते हैं। देखिए, इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जिससे में कोई भी आप देखते होंगे अभी रेडबुल का इस्तेमाल करता है, कोई भी एथलीट्स हो गया रेडबुल का यूज करता है, कंजम्पशन करता है कि हमारा जो एनर्जी है वो बूस्टअप हो जाएगा। उसी तरह रिसेंट ईयर में एक फैशन बन गया। ये सब क्या है, फैशन है न्यू। इससे पहले क्या एथलीट्स जब रेडबुल नहीं था तो क्या एथलीट्स नहीं हुआ करते थे, और आज की डेट में रिसेंट में ये फैशन बन गया कि हम रेडबुल का यूज करेंगे तो हमारा एनर्जी जो है बूस्टअप हो जाएगा, हम ज़्यादा फास्ट दौड़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, उसी तरह इंग्लैंड में जो है इस पोलन ग्रेन का बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, सिरप के रूप में, टैबलेट के रूप में आ गया है, जिससे कि हॉर्स रेस भी होता है, हॉर्स रेस होता है, ऑक्स रेस होता है, हॉर्स रेस होता है। तो हॉर्सेस को ये जो पोलन टैबलेट होता है उसका कंजम्पशन कराया जाता है, जिससे उसका एनर्जी जो है बरकरार रहे। देखिए, ये जो है इंग्लैंड में होता है। देखिए, पोलन टैबलेट जो है कहाँ का है, इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड। B once they are said, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grain retain viability? यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना लंबा समय तक जो पोलन ग्रेन है उसका वाइबिलिटी पीरियड होता है। जैसे कोई भी चीज़ हो उसका जो है वाइबिलिटी होता है। जिससे आप कोई सामान लीजिए तो उसमें जो लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है ना, उसी तरह पोलन ग्रेन का भी एक्सपायरी डेट होता है, एक्सपायरी टाइम होता है कि इतना टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन वो स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट टू प्लांट वो वैरी करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ क्या है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंड डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जिससे कोई भी सामान है, ठीक, एकदम आप इसको डिक्टो जो है
एकदम किसी सामान से कंपेयर कर दीजिए। तो अगर उस सामान को हम धूप में रख दें, बारिश में रख दें, हाई टेम्परेचर में रख दें, तो वो डेट से पहले ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह पॉलन ग्रेन को अगर हम हाई टेम्परेचर दें, हाई वाटर दें, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा उसका वायबिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम सेम है, डिक्टो सेम है। ठीक है। इन सम सीरियल किसको कहते हैं? जो हम लोग डेली जो है डेली मील के लिए यूज करते हैं। जैसे में राइस हो गया, वीट हो गया। राइस एंड वीट pollen grain lose viability within 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। देखिए, राइस में और वीट में जो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी होता है सिर्फ 30 मिनट होता है। कितना? 30 मिनट। यही सब क्वेश्चन जो है आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि सीरियल का जो पोलन ग्रेन का जो वायबिलिटी पीरियड होता है कितने टाइम का होता है? तो 30 मिनट का होता है। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for month। और जो अदर फैमिली होता है, जैसे रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलेनेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी में जो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड होता है वो होता है एक मंथ के लिए होता है। You may have heard of storing semen, a sperm of many animal including human for artificial insemination। आप सुन चुके होंगे कि पोलन ग्रेन को और सीमेन को स्टोर किया जाता है। किसी के पास काऊ होगा या तो उनको पता होगा कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए जो डॉक्टर आते हैं तो वो उसको किस चीज़ में स्टोर किए हुए रहते हैं। एक डब्बा रहता है, उसमें जो है उसका जो स्पर्म होता है उसको सीमेन को नाइट्रोजन लिक्विड में उसको स्टोर कर देता है। For artificial insemination, it is possible to store pollen grain of a large number of species for a year in liquid nitrogen minus 196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन स्पर्म को भी कंजर्व किया जाता है, सेम एज पोलन ग्रेन। उसको बोलते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टोर होता है उसे पोलन बैंक कहते हैं। Such stored pollen can be used as pollen bank, similar to seed bank in crop breeding program। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बहुत यूज होता है। अगर पोलन ग्रेन को स्टोर कर लें, जो अच्छा क्वालिटी का पोलन ग्रेन है उसको हम स्टोर करके फिर हमारा जो मनचाहा जो भी प्लांट है तो उस पर हम उस पोलन को छींट देने पर तो वहाँ से जो हमारा अच्छा नस्ल का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या फ़ायदा? यही फ़ायदा है, अपना जो मतलब जो भी हमारा दिल करे, जिससे अच्छा क्वालिटी का जो है, अच्छा नस्ल का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब देखिए आ गए 1.2.2 में द पिस्टिल, द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। अब हम लोग आ गए हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट आ गया अब। ओके, तो देखिए पिस्टिल बोला जाता है स्टेमेन को ही पिस्टिल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं ओव्यूल को, एंड एम्ब्रियो सैक। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम को क्या बोलते हैं? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल माने मोनोकार्पुलरी,
और may have more than one pistil multicarpellary. When there are more than one, the pistil may be fused together to syncarpus or may be free apocarpus. Each pistil has 3 parts: the stigma, style and ovary. हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का 3 पार्ट होता है: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और स्टाइल वहाँ पे होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ग्रेन में एक जर्म पोर होता है जहाँ पे एक जाइन एब्सेंट होता है, वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है, और पॉलन ट्यूब वहाँ से निकलकर स्टाइल के द्वारा जाता है, ओव्यूल में इंटर करता है माइक्रोपाइलर के द्वारा। ठीक है। द स्टिग्मा सर्व एज, इसका 3 पार्ट है। इसका 3 पार्ट में एक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें स्टिग्मा का क्या काम है? कोई भी चीज़ है तो उसका कोई तो मतलब होगा, कोई तो काम होगा, इसीलिए तो नेचर उसको बनाया है या प्लांट उसको बनाया है। आई अंडरस्टैंड। हमने नेक्स्ट लेक्चर में कहा था कि नेचर जो चीज़ भी बनाता है उसका कुछ न कुछ मतलब ज़रूर है। कोई भी चीज़ हो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि फ्लावर जो है हमारे पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। प्लांट जो है फ्लावर का प्रोडक्शन करता है सिर्फ सेल्फ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, न कि अपने जो हम लोग यूज करते हैं किसी फेस्टिवल में किसी अफेक्शन को शो करने के लिए। The stigma serve as landing platform for pollen grain. Just like जो एयरपोर्ट होता है किसी एरोप्लेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए वो जो सर्व करता है, उसी तरह जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जस्ट लाइक एयरपोर्ट, वहाँ पे पॉलन ग्रेन वहाँ पे आएगा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है उसको बोलते हैं स्टाइल। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। द बेस का जो बल्ज पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। देखिए ये ऊपर में हो गया स्टिग्मा, ये लॉन्ग सिलेंडर पार्ट हो गया स्टाइल, और नीचे बल्ज पार्ट हो गया बेस में बल्ज पार्ट हो गया, क्या हो गया? ओवरी हो गया। ठीक है। Inside the ovary is the ovarian cavity, locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and type of placentation that you studied in previous class, the class 11th. Placentation. ओव्यूल के अरेंजमेंट को ओव्यूल के फ्रूट में
ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। 11th क्लास में मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गया, बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। तो 11th क्लास में ये सब चीज़ को पढ़ना होता है। प्लेसेंटेशन इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये पी है। देखिए ये जो है इसका जो सीड है, इसके अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है। arising from the placenta, that placenta are the megasporangia, commonly called ovule। जो प्लेसेंटा से जो एराइज होता है उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। पैडी, वीट, मैंगो जो सीड होता है वो कितना होता है? एक होता है, सिंगल होता है। जैसे आम में जो है, अभी आम का सीजन है, तो आम के अंदर कितना सीड होता है? सिंगल सीड होता है। पैडी में सिंगल टू मेनी। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। जब पपाया को आप काटिएगा तो उसमें कितना सीड होता है? बहुत सारा सीड होता है। वाटरमेलन में कितना सीड होता है? बहुत सारा सीड होता है ना जी। द मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं? ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. Figure 1.7d। देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल को आपसे फेमिलियर कराते हैं, मिलाते हैं। देखिए ये जो है ओव्यूल है, जो कि होता है प्रेजेंट कहाँ? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओके, देखिए इसको याद कर लीजिए। ये जो है फ्यूनिकल है। ये क्या है? फ्यूनिकल। ये जो है ये क्या है? फ्यूनिकल है। और यहाँ में ये है पूरा, यहाँ पे पूरा पार्ट है। ठीक। फर्स्ट हाइलम है। हाइलम जिससे लटका हुआ रहता है, जिससे हैंग हुआ रहता है सीड, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। और जहाँ पे अटैच होता है फ्यूनिकल और सीड, उस जगह को बोलते हैं हाइलम। और यहाँ पे दो इंड होता है, माइक्रोपाइलर इंड। एक हो गया माइक्रोपाइलर इंड, एक हो गया चैलेजल इंड। उसी तरह उस पोल को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। और इसका देखिए इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। फिर यहाँ पे हो गया न्यूसेलस, फिर हो गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। जो उसका स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जो फ्यूनिकल जो अटैच होता है जिस जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। थस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज one or two protective envelope called integument, outer integument or inner integument। Integument encircle the nucellus except the tip where a small opening called the micropyle is organized opposite to the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule। चैलेजा क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसल पार्ट। माइक्रोपाइल पोर जो होता है, माइक्रोपाइल पोर क्यों होता है? ताकि वहाँ से पॉलन ट्यूब जो है उसमें ओव्यूल में इंटर करें।
पॉलन ट्यूब जो है जब स्टिग्मा पे पॉलन लैंड होगा तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब एराइज होगा। पॉलन ट्यूब एराइज करेगा स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में इंटर करेगा बाय द पाथ ऑफ माइक्रोपाइल पोर। ठीक है। और जो बेसल पार्ट इसका जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, चैलेजल। Enclosed within the integument is a mass of cell called the nucellus. Cell of the nucellus have abundant reserve food material. Nucellus में जो होता है abundant reserve food material. Located in nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Generally जो ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। अब यहाँ पे है मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस तरह हम लोग प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे उसी प्रकार आज मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमीट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस तरह वहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से हुआ था तो उसको क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी तरह जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. देखिए ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है डिफ्रेंशिएट करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 सेल बना, डायड हो गया, फिर टेट्राड हो गया, फिर टेट्राड जब डिवीजन किया तो 8 न्यूक्लियस हो गया। देखिए और ऊपर नीचे अरेंज हो गया। ऊपर वाले इंड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर इंड बोलेंगे, और नीचे हो गया चैलेजल इंड। देखिए ऊपर चैलेजल इंड, नीचे माइक्रोपाइलर इंड। इसको याद कर लीजिए। ठीक है। ऊपर तीन सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और नीचे जो होता है ईग अपरेटस होता है, इसको बोलते हैं ईग अपरेटस। 3 सेल होता है ईग अपरेटस में, 2 सिनर्जिट और 1 ईग सेल। 2 सिनर्जिट और 1 ईग सेल को बोलते हैं ईग अपरेटस। 2 सिनर्जिट और एक सेल को बोलते हैं ईग अपरेटस। जहाँ पे देखिए 2 सिनर्जिट सेल होता है, ये जो है सिनर्जिट सेल है आगे में, और पीछे की ओर देखिए ईग सेल है। और यहाँ पे बीच में बहुत सबसे बड़ा पोलर न्यूक्लियाई होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और सिनर्जिट सेल में लगा हुआ रहता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि हाँ इस तरह से जाना है। कहीं भी टूर पे जाते हैं तो गाइड को हायर करते हैं कि हाँ आप बता दीजिए ताजमहल के बारे में या नालंदा के बारे में, या कहीं भी आप जाइए तो गाइड होता है वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, ये था हिस्ट्री, ये है, ये बहुत सारा चीज़ बताने के लिए गाइड करता है। तो उसी प्रकार पॉलन ट्यूब जब इंटर करता है ओव्यूल में इंटर करने वाला होता है तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। Of the nucellus, it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. न्यूसेलस जो होता है लार्ज सेल होता है, इसी से डिवाइड करके 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो
meiotic division, what is the importance of microspore mother cell undergoing meiosis? Meiosis result in the production of megaspore. मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करता है। मियोसिस क्यों किया जाता है? किसी भी 2n डिप्लॉयड डीएनए को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कंजर्व करने के लिए मियोटिक डिवीजन करता है। क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो पॉलन ग्रेन से एन आएगा और एंड ओवम से एन आएगा तो 2n हो जाएगा, तो जाइगोट में 2n होगा। अगर मियोसिस नहीं हो तो 2n और n मिलकर 3n हो जाएगा, जो कि नॉट गुड है। इसलिए मियोसिस किया जाता है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का जो प्रोडक्शन होता है मियोसिस के द्वारा होता है। फीमेल गैमेटोफाइट। In a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. जब मियोसिस होता है किसी सेल में तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें 3 जो सेल होता है वो डीजेनरेट हो जाता है और एक सेल अलाइव होता है, फंक्शनल होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from single megaspore is termed as monosporic development. अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस का जो सेल होता है 2n होता है, मेगास्पोर मदर सेल का सेल होता है 2n। द फंक्शनल मेगास्पोर का जो प्लॉइडी होता है वो n होता है एंड फीमेल गैमेटोफाइट का भी n होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। 1.8b फिगर 1.8b में देखिए एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। सी क्या बोल रहा है? ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बोलेगा एम्ब्रियो सैक जो है क्या है, तो बोलना एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 इंड होता है, एक चाइलेजल इंड होता है और एक माइक्रोपाइलर इंड होता है। चाइलेजल इंड पर 3 सेल होता है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, और माइक्रोपाइलर इंड पे होता है ईग अपरेटस जिसमें 3 सेल होता है, एक ईग सेल होता है और 2 सिनर्जिड सेल होता है, और बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, उसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole। देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर था यहाँ पे डिवाइड करके फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड किया, 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से 8 बन गया, और अपोजिट साइड में सेपरेट हो गया। Forming 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and the later the 8 nucleate stage of the embryo sac. It is interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear division होता है। That is nuclear division are not allowed immediately by cell wall formation. After 8 nucleate stage, cell wall are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और एम्ब्रियो सैक। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not allowed immediately by cell wall formation.
यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक 1.8 बी एंड सी फिगर में देखिए। बी एंड सी में देखिए न्यूक्लियस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and underground into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. जो बीच में होता है बड़ा जो सेल होता है और दो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और उस सेल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. The synergid have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि एग apparatus में एक सिनर्जिड के साथ जुड़ा हुआ होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। थ्री सेल्स एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। द लार्ज सेंट्रल सेल, एज मेंशन्ड अर्लियर, हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। थस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो आज यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर पॉलिनेशन को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो छोटा छोटा डोज अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़ा ऐसे तो हम चाहेंगे तो 1.5 से 2 घंटा में पूरा जो चैप्टर है वो गो थ्रू कर जाएंगे, लेकिन आप लोग के लिए जितना छोटा छोटा लेक्चर रहेगा आप लोग को समझने में उतना आसानी होगा। और हमारा मकसद है समझाना। हमारे जो समझाने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। ओके, कीप सपोर्टिंग।